नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। रात के 10 बज गए और अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे दिन भर की 10 अहम और बड़ी खबरों से। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में, आपको बताते हैं कौन सी 10 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे इटली की सैर पर, क्योंकि इटली पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 में आउटरीच देश के तौर पर हिस्सा लिया है। क्या कुछ तस्वीर रही आज की दिखाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि भागवत और इंद्रेश के बयान पर अब नया सियासत किस तरीके से छिड़ गया है। मोहन भागवत और इंद्रेश के बयान के बाद अब सियासी चहलकदमी जो है वो तेज हो गई है। इसके बाद आपको बताएंगे कि बीजेपी के बचाव में इस बयान पर किस तरीके से राम मंदिर के पुजारी अब उतर गए, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो सब कुछ सुनवाएंगे आपको। साथ ही साथ इसके बाद आपको विपक्ष के वो तीखे बाण भी बताएंगे, सुनाएंगे, जो आरएसएस के इंद्रेश और मोहन भागवत के बयान के बाद विपक्ष ने बोलना और कहना शुरू किया है। इसके बाद आपको लिए चलेंगे सीधे हम उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश में योगी और भागवत की मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं सियासी, वो भी आपको समझाएंगे। इसके बाद हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में नीट को लेकर, क्योंकि नीट की चीट का मामला अब पेपर लीक तक पहुंच गया है। पटना और गोधरा तक इसकी जांच की आज पहुंची है। क्या कुछ पूरी अपडेट है आपको बताएंगे। फिर आपको लिए चलेंगे हम छत्तीसगढ़, क्योंकि वहां पर बृजमोहन अग्रवाल और कवासी लखमा के बीच अब सियासी घमासान तेज हो गया है, वार पलटवार चल रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। साथ ही साथ एक अनोखी जानकारी देंगे, अनोखी कहानी बताएंगे। एक जैकेट बनाया है महिलाओं के लिए और ये जैकेट बॉडीगार्ड है, किस तरीके से बॉडीगार्ड है आपको बताएंगे। और फिर बात करेंगे दुनिया के किंग कोहली की, क्योंकि वर्ल्ड कप में किंग कोहली का बल्ला इस बार चल नहीं रहा है। क्या कुछ कारण है वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और गर्मी का मौसम है, आम का मौसम है, तो आम एक कहानी सुना रहा है, सुनो रे आम की कहानी, ये भी आपको सुनाएंगे 10 बजे 10 रिपोर्ट में। शुरुआत कर रहे हैं हम 10 बजे 10 रिपोर्ट की संघ की सबसे बड़ी खबर के साथ। संघ और बीजेपी के बीच कशमकश को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि बीजेपी और संघ का रिश्ता कितना गहरा रहा है, ये सानिध्य कितना पुराना है। दरअसल हिंदू महासभा को छोड़कर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना के लिए आरएसएस प्रमुख सदाशिवराव गोलवलकर के पास पहुंचे थे, तो उन्होंने पहले मना कर दिया था, लेकिन बाद में संघ बना आरएसएस के जानकारी और आरएसएस के मदद के साथ। इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए चल रहा है इटली, क्योंकि इटली में आज भारत ने अपना दमखम दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर थे। क्या कुछ तस्वीर निकल कर आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। इटली में आयोजित 50वें G7 में आज पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा। इटली के अपुलिया में आयोजित हो रहे G7 में ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधि इटली पहुंचे हुए हैं और भारत G7 का सदस्य भले ही ना हो, लेकिन भारत के दम के आगे आज पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है। भारत एक आउटरीच देश के रूप में G7 समिट में शामिल हो रहा है, तो जरा अब आपको इटली की सैर पर भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किन किन विश्व नेताओं से आज इटली में मिले। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। फ्रांस के बाद पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले और रणनीतिक साझेदारी तथा रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की। ऋषि सुनक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले। इस दौरान भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने के बाद पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से भी मुलाकात की, जिसके बाद पूरे इंटरनेट पर दोनों की मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। समूचे विश्व में इस समय भारत की गूंज सुनाई दे रही है और हर एक देश भारत से अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इटली में बतौर आउटरीच देश के तौर पर भारत को निमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे, तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। लेकिन अब हम आ रहे हैं देश भर की सबसे बड़ी और सबसे गरमाए हुए मुद्दे पर, क्योंकि संघ और बीजेपी के बीच एक कशमकश जारी और इस कशमकश में सियासत अब उफान पे है। लेकिन इससे पहले कि हम बीजेपी और संघ के बीच जो रिश्तों में खटास आ रही है या फिर आ रही है कि नहीं, इस पर विश्लेषण करें, पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि संघ और बीजेपी के बीच का जो रिश्ता है ये कितना पुराना है। दरअसल आपको हम एक कहानी बता रहे हैं। दरअसल हिंदू महासभा को छोड़कर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना के लिए आरएसएस प्रमुख सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी के पास पहुंचे थे, तो उन्होंने पहले मना कर दिया था मदद करने से। लेकिन बाद में गोलवलकर ने आरएसएस के सिपाहियों को
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हवाले कर दिया था और उन्हीं के सहारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया गया था। ये बात हम कह रहे हैं, एक किताब द राइज एंड द राइज ऑफ द सैफरन सर्च, परिजत सिन्हा की यह किताब, और उस किताब के हवाले में यह लिखा गया है कि किस तरीके से आरएसएस ने शुरुआती दौर में संघ को स्थापित करने में मदद की थी। चाहे बलराज मधोक हो जाए, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो जाए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो जाए, चाहे फिर लालकृष्ण आडवाणी हो जाए, ये तमाम फहरिस्त है नेताओं की जिन नेताओं के साथ संघ और बीजेपी खड़ी हुई। लेकिन अब जाकर स्थिति ऐसी बनी है कि संघ और बीजेपी के बीच रिश्ते कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहे हैं और इसी के चलते बयान आया है इंद्रेश का बयान आया है। पहले वो बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं आगे की कहानी। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिल। तो आपने सुना इंद्रेश ने क्या कहा। इंद्रेश जी आरएसएस के विचारक है, उनका कहना है कि अहंकार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई और अनास्था के कारण कांग्रेस को जनमत नहीं मिला। लेकिन ये आग जो आज लगी है बयान से, ये आग नई नहीं है, इसकी चिंगारी बहुत पहले लग चुकी थी। चिंगारी किसने लगाई? संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने। क्या बयान दिया था उन्होंने, पहले वो सुनिए। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। ये जो बयान था संघ प्रमुख का, यह बयान दिया गया 11 जून को, लेकिन उससे एक दिन पहले 10 जून को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी कुछ छपा और ये जो छपा, इन शब्दों के बाण से बीजेपी बच नहीं पाई। आरएसएस के मुखपत्र में साफ साफ छपा था कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आरएसएस के मानकों को नजरअंदाज किया और बीजेपी उस कारण से कहीं ना कहीं चुनाव में पीछे रह गई। ऑर्गेनाइजर यानी मुखपत्र से लेकर आरएसएस के जनसंघ तक, जन के जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन तक के बयानों में यह साफ झलक रहा था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी देखने को मिली है। यही कारण रहा कि अब जो है बयानों का दौर जारी है और बयानों पर सियासत हो रहा है। लेकिन इस बयान पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने जो है बीजेपी का बचाव किया है। सत्येंद्र दास राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, क्या कुछ कहना है उनका, सुन लीजिए। यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है और अभिमान नहीं हो गया है, वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वही ठीक करते रहे। और 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। इंद्रेश जैसे विचारक के जो आरएसएस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। इनके प्रचार में, इनके कार्यों में वह शिथिलता बरते, इसीलिए यह घटनाएं हुई। वस्तुतः वो अपना जो असफलता है वो भाजपा पर लगा रहे हैं, ये गलत है। अयोध्या में भी बीजेपी को इस बार जनमत का सहारा नहीं मिला। वहां से समाजवादी पार्टी संसद भवन में पहुंची है और अब राम मंदिर के मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी को इस पर दोष देना सही नहीं होगा। इंद्रेश जैसे स्वयं सेवक प्रचारकों ने प्रचार नहीं किया, इसलिए जो है इस बार जनमत बीजेपी के पक्ष में नहीं गया। लेकिन अगर बात आरएसएस और बीजेपी की है तो विपक्ष कैसे इसको आड़े हाथ ना ले। विपक्ष पूरे तरीके से इस तमाम मसले पर हमलावर है। क्या कहना है विपक्षी नेताओं का, वो भी सुन लीजिए। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। 241 वाली बात तो समझ रहा हूं मैं, उसमें भी कई सीटें कैसे जीती गई हैं वो भी पता है, लेकिन 234 वालों को राम द्रोही ना कहिए। हमारे राम जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बापू वाले राम। इंद्रेश जी, आपको उसकी समझ नहीं हो सकती है।
एक जेब में महात्मा गांधी की तस्वीर, दूसरे जेब में नाथूराम गोडसे की तस्वीर नहीं चलती है। तो संघ और बीजेपी के बीच इस कश्मकश में सियासत तो अपने उफान पर है, लेकिन क्या कहिएगा, घर की बात जो होती है उसमें मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। यही कारण है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। यहां पर उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनसे बातचीत की, वार्ता की और तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए हैं कि आप समीक्षा कीजिए और जिस तरीके से संघ और बीजेपी को मजबूत किया जा सके उसको मजबूत कीजिए। गोरखपुर में संघ के कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ बड़ी बातें कही है वो आपको बताते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना है और भेदभाव को दूर करना है। हम शताब्दी वर्ष में पहुंच रहे हैं, हमें कुछ बड़ा करना होगा, ये कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। संघ की नकारात्मक छवि बनाने वालों से भी सावधान रहने की हिदायत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दी है। और समझिए, दौरा उस वक्त हो रहा है जब संघ और बीजेपी के बीच यह कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब जो है बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मोहन भागवत आज मिलने वाले थे, लेकिन जब हम ये बातचीत कर रहे हैं अब तक ये मुलाकात हुई नहीं है। कल जो है ये मुलाकात हो सकती है। तो सवाल यही है कि आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्यों मिल रहे हैं। दरअसल सबसे पहली वजह बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है वो नाराज था बीजेपी से। दूसरी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि सीएम योगी से आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए मोहन भागवत उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के नतीजे जो है वो संतोषजनक रहे नहीं और भविष्य की रणनीति की तैयारियों के लिए भी ये मुलाकात बहुत अहम है। भले ही अभी लोकसभा या विधानसभा चुनाव ना हो रहा हो, लेकिन बीजेपी जाने जाती है अपनी इलेक्शन मशीनरी के लिए। साथ ही साथ हम आपको अब आगे बताते हैं इसी में कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो किस तरीके से रहा 2024 के लोकसभा चुनावों में। इसी के सहारे आप पूरी चीजों को समझ सकते हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 27 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें 19 सीटें आई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में ये सीटें आ गई 13, यानी कि 6 सीटों का नुकसान जो है बीजेपी को हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अवध हिस्से की अगर आप बात कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर कुल 23 लोकसभा सीटें हैं। 2019 और 20 की बात करें, 2019 में बात करें तो 20 सीटें थी, 24 में बात करें 21 सीटें थी, 9 सीटों का नुकसान हुआ। पूर्वांचल की बात कीजिएगा 26 सीटें थी बीजेपी के, कुल सीटें हैं बीजेपी के पास 19 सीटें आई थी 2019 में, 24 में बच के रह गई 8, 11 सीटों का नुकसान हुआ है पूर्वांचल में। बुंदेलखंड के हिस्से की बात कर ले तो लोकसभा सीट कुल वहां पर 4 है, 2019 में चारों सीटें बीजेपी के पास थी और 2024 में बीजेपी वहां पर मात्र 1 सीट पर सिमट गई, 3 सीटों का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक झटका सा लगा है, उसको देखते हुए आरएसएस और बीजेपी दोनों ही समीक्षा के मोड पर है और तमाम बयानों के बीच अब सियासत भी अपना रास्ता ढूंढ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नीट पर जारी घमासान की, क्योंकि नीट पर जहां एक ओर जांच आगे बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर छात्रों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। अब एक नया एंगल निकल कर आया है। कहा जा रहा है कि नीट में इस बार पेपर लीक हो गया था। जांच जो है इसकी पटना से लेकर गुजरात तक पहुंच गई है। क्या कुछ है पूरी कहानी, पूरी खबर रिपोर्ट में है, देखिए। एमबीबीएस भर्ती परीक्षा में तथाकथित धांधली को लेकर जांच के साथ साथ छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ 1563 छात्रों को दी गई ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया और उनकी दोबारा परीक्षा करवाने के आदेश दिए हैं, तो वहीं अब भी लाखों छात्र नीट की परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संशय में हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ ग्रेस मार्क्स की ही नहीं है बल्कि पेपर लीक होने की भी बात कही जा रही है। और अब नीट में चीट का मामला बिहार से लेकर गुजरात तक पहुंच चुका है। आइए आपको बताते हैं क्या है नीट का पटना और गोधरा कनेक्शन। पटना में नीट का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, क्योंकि नीट के प्रश्न पत्र के जले हुए कुछ टुकड़े मिले हैं। एफएसएल जांच के लिए एनटीए से मूल प्रश्न पत्र भी मंगाया गया है, लेकिन अब तक एनटीए ने वो प्रश्न पत्र नहीं भेजा है। पटना में 12 आरोपियों को ईओडब्ल्यू ने नीट में तथाकथित धांधली के आरोपों में गिरफ्तार किया है। पटना के इन परीक्षा माफियाओं के पास 11 अभ्यर्थियों के रोल कोड भी मिले हैं। तो वहीं गुजरात के गोधरा में नीट का पेपर लिखने के एवज में पैसे की लेन देन की बात हुई है। प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए लेने की बात कही जा रही है और इस पूरे प्रकरण में गोधरा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक परीक्षा केंद्र के सहायक पर्यवेक्षक से 7 लाख नगद रुपए भी बरामद हुए हैं।
तो जहां एक तरफ नीट के लाखों अभ्यर्थी अपनी सालों की मेहनत को धांधली की आग में झुलसते देख आक्रोशित हैं, तो वहीं इस पूरे मसले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस एक और इसे सरकार की गैर जिम्मेदारी बता रही है, तो वहीं बीजेपी नीट की परीक्षा में किसी भी तरीके की धांधली से इनकार कर रही है। जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। परीक्षा अच्छी हुई है, एक दो जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा इसे कर लिया जाएगा। नीट की तथाकथित चीट पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बहुत से छात्रों की याचिकाएं लंबित हैं और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही एक साथ उन पर सुनवाई करे। बहरहाल एमबीबीएस की भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई बनाने की कोशिश की गई है या नहीं, जांच तो इसी विषय का है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि तथाकथित धांधली के आरोपों में लाखों छात्रों के भविष्य पर आंच जरूर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नीट पर बवाल अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला लेगा क्योंकि बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन जो भी है, कुल मिलाकर बात तो एक ही है कि एमबीबीएस के लिए पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों का भविष्य जो है अब अधर में लटक रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकर चल रहे हैं आपको छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद अब सियासत बहुत गरमाई हुई है। बीते दिनों कहा था कि कब किस पद से इस्तीफा देना है मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद बताएंगे, और अब सियासत बिल्कुल उफान पर है। क्या कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इस रिपोर्ट से समझिए। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या बृजमोहन अग्रवाल खफा हैं? क्या अगले 6 महीने मंत्री बने रहना चाहते हैं बृजमोहन? यह तमाम वह सवाल हैं जो बृजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल का नाम केंद्रीय मंत्री की रेस में भी आगे चल रहा था। हालांकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया और तोखन साहू बिलासपुर सांसद को जिम्मेदारी दे दी गई, जिसके बाद से अब मंत्री पद छत्तीसगढ़ शासन को लेकर कश्मकश का दौर शुरू हो गया है। जहां नए दावेदार मंत्री बनने की चाह रख रहे हैं, तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल अगले 6 महीने तक मंत्री पद छोड़ने के विचार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री बनाया है और वह जिस दिन कहेंगे उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूं। 6 मतलब मंत्री रहेंगे अभी आप? मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। पहले आप जान लीजिए कि कोई नेता अगर राज्य में मंत्री रहते हुए सांसद बन जाता है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग की क्या गाइडलाइंस हैं? केंद्र में सांसद, राज्य में मंत्री कैसे? विधायक रहते सांसद की नहीं ले सकते हैं शपथ। नोटिफिकेशन 14 दिन के भीतर किसी एक सदन में देना होता है इस्तीफा। संविधान के आर्टिकल 75 में गैर सांसदों के मंत्री बनाए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसमें एक शर्त है। आर्टिकल 75(5) के मुताबिक 6 महीने पूरे होने पर उसको मंत्री पद से हटना होगा। अब पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सीनियर सांसदों को भी मंत्री बनाना चाहिए था और बृजमोहन अग्रवाल इसी बात से खफा हैं। अब वह फैसला कर सकते हैं कि इस्तीफा किस पद से देना है, विधायक से या सांसद पद से। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा से इस्तीफा देते हैं कि लोकसभा से इस्तीफा देते हैं, पहले वो तय कर ले, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। छत्तीसगढ़ का डांड समझता था, लेकिन वो डांड को अभी बिल्ली बना दिया गया है। विष्णुदेव सरकार उनको कहीं नहीं छोड़ने वाला है और उसको ना विधायक बन सकता है, ना एमएलए बन सकता है, ना सांसद रह सकता है। बृजमोहन अग्रवाल भले ही कह रहे हैं कि अगर सीएम साहब इस्तीफा मांगेंगे तो मैं उसी दिन दे दूंगा, लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल कब तक मंत्री बने रहेंगे और इस्तीफा क्या मांगा जाएगा या फिर बृजमोहन अग्रवाल खुद दे देंगे। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। बिल्कुल, सवाल तो यही है कि इस्तीफा खुद दे देंगे या इस्तीफा मांगा जाएगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज कामकाजी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की है। लंबी दूरी के सफर में महिलाओं को कई बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें महिलाएं अक्सर असहज हो जाती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से अब महिलाएं खुद को बचा सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक जैकेट बनाया गया है उनके लिए। ये जैकेट किसने बनाया है, इस जैकेट की क्या खासियत है, सब कुछ इस रिपोर्ट में है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
तस्वीरों में नजर आ रही यह जैकेट दिखने में जरूर सामान्य लगती है, लेकिन ये कोई आम जैकेट नहीं है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल अगर कोई महिला यह जैकेट पहनी हुई है और कोई भी बुरी नीयत से महिला को छेड़ता है तो यह जैकेट उसे छोड़ेगा नहीं और ऐसा तगड़ा झटका देगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। जी हाँ, यह जैकेट कामकाजी महिलाओं और लंबा सफर तय करने वाली महिलाओं के लिए एक बॉडीगार्ड का काम करने वाली है। जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर्ड जिज्ञासा स्टार्टअप के 3 इंजीनियर ने इस जैकेट को तैयार किया है। जैकेट को बनाने वाली रिया और अदिति बताती हैं कि उन्हें अक्सर लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ता है और सफर के दौरान कई बार असहज करने वाली घटनाएं भी हुई हैं। ऐसे में रिया और अदिति ने मिलकर वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जैकेट बनाई, जो न केवल महिलाओं को प्रोटेक्ट करेगी बल्कि तत्काल इमरजेंसी नंबर्स पर मैसेज भी भेज देगी। कैसी आइडिया आया आप लोगों को? सर, अक्सर जब मैं ट्रेन से सफ़र करती थी जम्मू से जबलपुर, तो सर मुझे अभी तक मतलब ऐसी कोई सर्विस या प्रोडक्ट मतलब नहीं लगता था जिससे मैं खुद को सेफ फील कर सकूं। तो सर मैंने ये सोचा कि एज ए इंजीनियर मैं ही कुछ मतलब प्रोडक्ट या गैजेट बनाऊं जिससे हर फीमेल जो है वो खुद को फील महसूस कर सके। सर मेरे को तो सर जब मैं सफ़र के दौरान मैं अनसेफ महसूस करती थी तो दिमाग में ऐसा आया कि जो कंपनीज़ में वुमेंस काम करती हैं, जो डेली मतलब सफ़र तय करती हैं, डेली अनसेफ मतलब महसूस होता है उनको, तो क्यों ना उनके लिए एक डिवाइस बनाया जाए। तो सर उसी को मद्दे रखते हुए मैंने कैसे एक महिला जो है इसे इस्तेमाल कर सकती है? सर ये वर्क इसमें हमने पैनिक बटन दिया हुआ है। जब कोई वुमेन अनसेफ फील करेगी तो पैनिक बटन प्रेस करेगी। जब वो प्रेस करेगी तो जो नोटिफिकेशन है, प्रेस करने के साथ नोटिफिकेशन IFTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पर चला जाएगा और साथ साथ में जो अटैकर रहेगा उसको 3 से 5 वोल्ट एम्पियर तक का करंट उसको लगेगा। यानी कि जैसे वो टच करेगा उसको जोर का झटका लगेगा। हाँ, तेज, इतना तेज लगेगा कि वो दोबारा टच करने का सोचेगा भी नहीं। कुछ देर के लिए तो भाग जाएगा। बिल्कुल। वहीं जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर की स्टार्टअप मैनेजर का कहना है कि जिज्ञासा स्टार्टअप वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जैकेट महिलाओं के लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। इंक्यूबेशन सेंटर ऐसी सोच रखने वाले स्टार्टअप को हर तरह की मदद करेगा। काफ़ी सारे अभी ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने नहीं लिए हुए हैं। सो वो उसके साथ साथ मेंटोरशिप सपोर्ट और जो इनिशियल लेवल की जो ग्राउंड लेवल की रिसर्च होती हैं वो रिसर्च वर्क में हम इनको हेल्प करेंगे। जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है नेटवर्किंग। अगर ये B2B कनेक्ट करना चाहती हैं तो वी हैव अ ग्रेट नेटवर्क हेयर एट जबलपुर। तो हम इनको फ्यूचर में जब तक इनका प्रोसेसिंग चलता है इनकॉर्पोरेशन एंड DPIIT का, मीनवाइल हम इनको जो इनकी प्रोटोटाइपिंग के लिए इनको तैयार करेंगे। यानी कि हर लेवल पर इनकी मदद की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये जो जैकेट इन्होंने तैयार की है ये बहुत हद तक एक बॉडीगार्ड का काम करेगी उन महिलाओं के लिए जो बाहर जाकर काम करती हैं, देर रात घर लौटती हैं और वो खुद को अब सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। मतलब अगर कोई महिला इस जैकेट को पहनी है, गंदी नियत से छूएगा तो झटका लगेगा, लेकिन झटका तो अभी तमाम क्रिकेट फैंस को लग रहा है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली कुल 3 मैच खेले हैं और सिर्फ 5 रन बना पाए हैं। ये झटका कब खत्म होगा, 3 नंबर पर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, सब कुछ इस रिपोर्ट में है, मजे से देखिए। विराट कोहली, भारत और दुनियाई क्रिकेट में किंग के नाम से मशहूर कोहली के लिए T20 वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं रहा। 1, 4 और 0 ये विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप 2024 के 3 स्कोर हैं। टूर्नामेंट इतिहास में विराट ने इनसे पहले 27 पारियां खेली, सभी में नंबर 3 पर उतरे और कभी भी 5 रन के अंदर आउट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही विराट ने ओपनिंग करनी शुरू की वो 5 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि कहीं टीम इंडिया कोहली का विकेट आसानी से तो नहीं गवा दे रही। क्या उन्हें ओपनिंग छोड़कर नंबर 3 पर लौटना चाहिए? अगर कोहली नीचे आए तो फिर ओपनिंग कौन करेगा? लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले चलिए एक बार T20 वर्ल्ड कप में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं। दरअसल 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए विराट कोहली ने कुल 27 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 1141 रन भी जड़े हैं और इन रनों में 14 50s हैं, तो वहीं उनका बेस्ट स्कोर 94 का है। विराट कोहली का औसत 81.5 का रहा है, तो वहीं उनका स्ट्राइक रेट 131.30 का रहा।
विराट कोहली के T20 के वर्ल्ड कप आंकड़े बहुत दिलचस्प नजर आते हैं। अगर विराट कोहली को T20 क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन T20 का ये डॉन फिलहाल टीम इंडिया के लिए पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली के आंकड़े सभी क्रिकेट फैंस को परेशान क्यों करने वाले हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने 5 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाया। फिर पाकिस्तान के खिलाफ 3 गेंद पर 4 रन बनाए और अमेरिका के खिलाफ महज 1 गेंद पर ही 0 पर आउट हो गए। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि क्या विराट कोहली तीसरे नंबर पर वापस आएंगे, और आएंगे तो टीम के कॉम्बिनेशन में क्या कुछ बदलाव हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।